नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? सब लोग बढ़िया हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारे सवाल करे थे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले कुछ चर्चा और आपके साथ में करता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने जनरल फिजिक्स नाम का एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था, है ना। अगर आपने वो जनरल फिजिक्स वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे अवेलेबल है जनरल फिजिक्स नाम का एक टॉपिक, आप उसको जाके काइंडली उसको पढ़ें। उसमें एरिया वेक्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ तो फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करूँगा उसी में। आप लोग वहाँ से देख लेंगे जो लोग नहीं देखे हुए हैं, और जो लोग पढ़े हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए, तो पहली बात एरिया के बारे में मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पे एरिया के बारे में अगर बात करें तो एरिया जो है अपना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, एरिया का डायरेक्शन में आपको मैं बताया था, जैसे ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगी। तो एरिया अगर ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के एरिया की बात करें, जैसे एक सीट है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलरली या तो बाहर की तरफ ले सकते हैं, नहीं तो अंदर की तरफ लेंगे। ये आपको मैं बता चुका था। अच्छा, दूसरा, अगर ये क्लोज सरफेस हो, जैसे मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है ऐसे, तो ये तो क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए ये वाले सरफेस की बात करें एरिया वेक्टर, तो वो वाला हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे कि एरिया वेक्टर जो होता है वो होता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के से बाहर की तरफ होता है क्लोज सरफेस के केस में। अगर ओपन सरफेस है तो आप एक तरफ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओपन सरफेस है तो इसका एरिया ले तो इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जैसे ये क्लोज सरफेस होगा तो आपको बाहर की तरफ ही लेना है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये बातें हम लोगों ने करी थी। ठीक है, ये एरिया वेक्टर से रिलेटेड बातें हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर में, जैसे ये अगर आपका स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, जैसे ये ABCD। ठीक है, तो इसको अगर हम माने वेक्टर AB वेक्टर, ये है AB वेक्टर और ये होता है AD वेक्टर, तो इसका अगर हम लोग एरिया लिखते हैं तो होता है AB क्रॉस AD। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे और इस पे एग्जांपल्स भी हमने करे थे, तो आप एक बार वहाँ से इसको देखेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, और दूसरा चीज़ वेक्टर वाला भी पोर्शन आप रिवीजन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। ठीक है, वेक्टर पे हम लोग इसी चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है वेक्टर का, वहाँ से आप जाके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक अगर अभी तक आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़ रहे हो और शुरू का जो लेक्चर है जैसे कि जनरल फिजिक्स, वेक्टर, ये सब नहीं पढ़े हो तो काइंडली वो लेक्चर्स जाके आप देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए। चलिए, तो अभी अपन लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई तो नहीं देता है, और इसे इमेजिन करने के लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन को माना जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बना के दे दें तो आप समझोगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है, क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करता है, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको भी आप रिवीजन कर लें। फ्लक्स क्या होता है समझिए। फ्लक्स बेसिकली बताता है कि कितना एनर्जी आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, वो एनर्जी ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर फील्ड ज़्यादा
इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक एरिया हम कंसीडर करें, जैसे मान सपोज करिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, और इससे होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इससे पास कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इस सरफेस से, इसका मतलब इस सरफेस से एनर्जी पास कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या बताएगा कि कितना एनर्जी इससे पास कर रहा है। अगर ये जो एरिया है, ठीक है, अगर इस एरिया को हम कम कर दें, जैसे मान लीजिए कि पहले इतना एरिया था अब आधा कर दें, तो मान लीजिए कि टोटल से एनर्जी 10 है, 10 जा रहा है, ठीक है। तो 10 जो भी एनर्जी जो होगा तो 10 एनर्जी है टोटल से, तो आधा से कितना होगा 5, जाहिर सी बात है। अच्छा मान लीजिए कि 10 एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर 10 है, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पास कर रहे हैं, तो आधे से कितने पास करेंगे, आधे से कितने पास करेंगे 5, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी भी एरिया से होकर के कितना एनर्जी पास कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस पूरे का जो फ्लक्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आधे का फ्लक्स दोनों डिफरेंट होगा, आधे वाले का कम होगा और पूरे वाले का ज़्यादा होगा। अच्छा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तो ये बताता है कि ये एनर्जी पे कितना एनर्जी पास कर रहा है किसी भी सरफेस एरिया से। अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूँ, कैसे डिफाइन करूँ, तो वो देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये जो एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे पास कर रहे हैं, ये क्रॉस का मतलब क्या है सर, बाहर अंदर की तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे अंदर की तरफ है, और ये आपका एरिया है, ठीक। अच्छा एरिया है तो एरिया वेक्टर किधर होगा सर, एरिया वेक्टर ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर या तो बाहर ले लो नहीं तो अंदर ले लो, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्या बोला कि जो फ्लक्स है वो ये बताता है कि किसी भी एरिया से कितना एनर्जी पास हो रहा है, ठीक, कितना एनर्जी जा रहा है। तो यार ये फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जिसे हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं, वो तो एनर्जी पासिंग थ्रू एरिया है, एरिया से कितना एनर्जी जा रहा है। तो वो फ्लक्स किस किस बात पे डिपेंड करेगा, पहले ये देख लीजिए। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए इस सरफेस एरिया ए है, अगर मैं एरिया बढ़ाऊँ, अगर मैं एरिया को बढ़ाऊँ, तो एरिया अगर बढ़ाऊँगा तो ये फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जैसे एरिया बढ़ाओगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें आएंगे, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगे, इसका मतलब एनर्जी और बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फ्लक्स तो एनर्जी ही बताता है। तो क्या ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, ठीक है। अच्छा और देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाऊँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाऊँ, तो अगर मैं बात करूँ कि एरिया नहीं बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को मैं बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो इस रीजन से जो इस एरिया से जो जितना एनर्जी जा रहा था उतना ही जाएगा या फिर उससे ज़्यादा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा जाएगा, यानी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से भी बढ़ा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊँगा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाऊँगा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, यानी एरिया डिपेंड का फ्लक्स डिपेंड किया किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फ्लक्स डिपेंड किया किस पे, एरिया पे, और किस किस बात पे डिपेंड करेगा थोड़ा सा सोचिए। जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपका ये एरिया इस तरह का कुछ था, ठीक है, ऐसे, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो एरिया, अच्छा या फिर अंदर अगर ले ले, एरिया वेक्टर अंदर में लेता हूँ, तो अंदर की तरफ लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री है, तो फ्लक्स जो भी है वो है। अब देखिए एरिया को मैं चेंज करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, एरिया को मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, तो सोचिए जब एरिया ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो अब
पहले जितना जा रहा था उतना जाएगा या फिर कम जाएगा? उससे कम जाएगा। सोचिए क्यों? क्योंकि ऐसे था तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गया, अब ऐसे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सोचो इतना दूर में इतना दूर में जो जाएगा वही जाएगा, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगा इससे। तो जैसे एरिया को हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदले तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स एरिया वेक्टर पे भी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसे जब करते हैं इस तरह से, तो अभी एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? अंदर, तो एंगल कितना हो गया? 90। और जब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया तब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने होंगे? 0। इधर से कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि एरिया तो इधर है, तो ऐसे में कैसे जाएगा? तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है तब क्या हो रहा है? फ्लक्स 0 हो जा रहा है। और जब एंगल 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम है। तो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। किसके एंगल पे? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है कौन चीज़? फ्लक्स। तो अब कॉस का ये एरिया वेक्टर के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली एंगल के प्रोपोर्शनल तो नहीं लिख सकते हैं, उसके साथ कॉस साइन ये सब लगाना पड़ेगा। तो सोचिए कि कॉस के साथ वैरी कर रहा है कि साइन के साथ। सोचिए कि जब एंगल 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम था, एंगल 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम था। इसका मतलब कॉस थीटा यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम होता है। अगर साइन के साथ लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो उस हिसाब से फ्लक्स कितना होना चाहिए? 0। अगर कॉस लेते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 पे मैक्सिमम। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो कॉस के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंगल के कॉस पे, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है सर? थीटा जो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में लिखेंगे थीटा बराबर FIELD, ठीक है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा, ठीक। आइए, तो जो फ्लक्स हुआ वो क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू EA cos थीटा, ठीक है, EA cos थीटा, ठीक। तो इसको बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ये समझने के लिए हम लोग किए हैं, डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। फाई बराबर क्या होगा? ये cos थीटा। यार ये AB cos थीटा करके हमें कुछ पता है, कहीं पे आता है। AB cos थीटा क्या होता है? AB cos थीटा होता है A.B। AB cos थीटा क्या होता है? A.B। तो A.B को क्या लिखते हैं? AB cos थीटा। तो वैसे यार यहाँ पे EA cos थीटा है, तो E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है। तो हम चाहे तो इसको फाई को ऐसे लिख सकते हैं, E.A। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर और एरिया भी वेक्टर, और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका? E और A का। और जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। तो E और A दोनों वेक्टर है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट। E और A दोनों वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा? स्केलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। शायद मैंने यहाँ पे पीछे उल्टा बोल दिया था, तो आप इसमें रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? वेक्टर होता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो ये क्या होगा? स्केलर होगा। इसका मतलब ये फाई जो है यानी कि फ्लक्स, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव कि जीरो, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, फाई में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे कि फाई यानी फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। क्लियर है? अब चलिए, तो अच्छा यार यहाँ पे E कांस्टेंट था
और ए कांस्टेंट था, ई और ए कांस्टेंट हो तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिख लेंगे। अगर ये वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एरिया लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया लेके उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दोनों बात बराबर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। वो तो हमें देखने आता है कि जब चीज़ें कांस्टेंट होती है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, और कांस्टेंट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, हिंदी होता है इसका वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का हिंदी फ्लक्स ही होता है। कैसे डिफिनीशन लिखते हैं इसका पहले सुन लीजिए, डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद में ये सब बना के लिख लीजिएगा। डिफिनीशन क्या होता है सुनिए यार, ये फ्लक्स क्या बता रहा है बेसिकली कि किसी भी एरिया से कितना एनर्जी जा रहा है, कितना एनर्जी यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका डिफिनीशन सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सिंपल वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। किसी एक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की गिनती वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के गिनती को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले वो डिफिनीशन नोट करें, उसके बाद में ये सारा चीज़ चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये फिगर बनाए चाहे नहीं बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये याद होना चाहिए कि फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन या फिर ई डॉट ए, क्लियर। और ई डॉट ए का वैल्यू कितना होगा, ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इस पर एक आध एग्जाम्पल करते हैं। स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स आपको आना चाहिए। ऐसे ही सेम हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, बस ई के जगह पे बी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। वहाँ पे नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ, और वहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर ले प्रॉब्लम्स को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक एरिया ऐसे, एक डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। ये एंगल कुछ 30 डिग्री है, ई, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फिर ई नॉट ले लीजिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है। और आपसे बोलता है कि फाई निकालिए कितना होगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, सब लोग लिखिए, आ जाएगा आपको, कुछ खास बात नहीं है। चलिए देखिए आप क्या लिखोगे। हम तो जानते हैं फाई बराबर सर ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अब बताइए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉस कितना है 30 डिग्री, लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल ये गलत,
कैसे गलत? देखिए ध्यान से, एरिया वेक्टर क्या होता है पहले ये बताइए। एरिया वेक्टर होता है एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान से देखें, ये सरफेस एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर तो इधर हो गया। इसका परपेंडिकुलर जब इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है सर। थीटा यहाँ पे 30 नहीं है, थीटा कितना है? 90 है। तो देख के सोच के लगाना है। तो क्या होगा? फाई बराबर ई ए कॉस 90, कॉस 90 यानी कि 0। तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत? तो इसे लिखे। एक और देखिए, ये आपको समझना है, समझ के लिखना है आंसर, ठीक है? चलिए ऐसे आर रेडियस है 37 डिग्री ई नॉट। अब यहाँ पे भाई लिखना है। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बनाइए, नोट नहीं करना है, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए फिर आंसर। यार ये एरिया ये ऐसे है, इसका मतलब एरिया इस तरह, तो एरिया इस तरह यानी कि एरिया वेक्टर किधर? ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ये एंगल सर आपका 37 डिग्री है। इट मीन्स दिस एंगल इज 53 डिग्री, ठीक है? तो ई और ए के बीच का एंगल कितना है सर? ई और ए के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो फाई क्या होगा बोलिए? ई ए कॉस 53। ई तो ई नॉट है, ए कितना है? पाई आर स्क्वायर। कॉस 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। आइए, एक क्यूब लेते हैं, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? ये एक क्यूब है जिसका एरिया साइड हम लोग लेते हैं ए। साइड हमने लिया ए, स्मॉल ए, ठीक है? इसका साइड ए है। तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, ठीक है? तो आपसे बोल रहा है कि फाई बताइए कितना होगा, ठीक है? फ्लक्स निकालना है। अच्छा ई नहीं दिया हुआ है, ई ले लीजिए। ई का जो वैल्यू है वो ई बराबर ई नॉट आई कैप, कांस्टेंट है। आई कैप यानी किस डायरेक्शन में है? एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है? आप स्क्रीन पॉज कीजिए और फिर मैं स्क्रीन पॉज कीजिए, फिर आप इसको बनाइए और तब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? चलिए आइए ध्यान से देखिए कितना होगा। सोचिए, अगर ये क्यूब है तो सोचिए इसका ये इस तरह से, मान लीजिए ये एक क्यूब, ये ठीक, और इसका मान लीजिए एक्स एक्सिस उधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो ये वाला सरफेस का एरिया वेक्टर इधर और ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस वाले सरफेस का एरिया इधर, इस वाले सरफेस का इधर, इस वाले का ऊपर और इस वाले का नीचे। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इस वाले इसका और इसका, इस वाले एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। सेम इस वाले और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना? 90। फिर इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना? 90। इधर वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना? 90। बस इस दोनों से 90 है, जिस के साथ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया,
उसको उससे तो फ्लक्स कितना 0, यानी ये इस चारों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ये बात समझ में आई। और अब देखते हैं इससे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये जो है आपका ऐसे, ये क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक। इसका एरिया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना 90। वैसे ही इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना 90, ठीक। वैसे ही इस वाले सरफेस का इधर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एंगल कितना 90। तो जो 90 वाले हैं, जिसका एंगल 90 हो रहा है, उसका तो फ्लक्स 0 हो गया। बाकी फ्लक्स किसका बचा, इसका और इसका, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसका क्या लिखेंगे, इसका फ्लक्स अगर मैं बात करूं तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस कितना 180 प्लस इसका ई ए कॉस 0, ठीक है। इसका तो दोनों का 0 है, इसका 180 है। ई नॉट है, ई नॉट लगा लीजिए, तो ई नॉट ए कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस ई नॉट ए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। यार यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ई नॉट ए और यहाँ पे प्लस ई नॉट ए, यानी ये दोनों कैंसिल आउट, फ्लक्स कितना हो गया 0। यहाँ पे फ्लक्स कितना है 0। तो ध्यान से देखिए भाई साहब, यहाँ पे इसको लॉजिकली समझिए, बार बार हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आएंगे, बहुत जगह पे आएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कैसे। सोचिए कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज्ड एरिया है, तो क्लोज्ड है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें घुसा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल गया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन किया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हो गया, जितना घुसा उतना निकल गया, तो इसमें बचा कितना 0, तो फ्लक्स कितना 0। तो जब भी किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा हो, तो जितना लाइन इंटर करेगा उतना लाइन निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो किसी भी क्लोज सरफेस में जितना लाइंस घुसेगा उतना ही लाइन निकल जाएगा, इसका मतलब नेट फ्लक्स उससे कितना होगा 0। तो अभी से कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए कि ये हम बोले कि ये स्फीयर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऐसे कांस्टेंट है, ऐसे जा रहा है, बताइए फ्लक्स कितना होगा, तो 0। क्यूबॉइड है, ऐसे जा रहा है, कैसे भी जाए, तो जितना फील्ड लाइंस घुसेगा उतना ही फील्ड लाइंस निकलेगा। इट मीन्स जितना फ्लक्स घुसा, जितना फील्ड लाइंस घुसा उतना फील्ड लाइंस निकल गया, तो फील्ड लाइंस बचा कितना 0। तो फील्ड लाइंस अगर 0 है तो फ्लक्स 0, क्योंकि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंटिंग ही तो है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच ही नहीं रहे हैं, तो फ्लक्स कितना 0। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। और तो फ्लक्स से रिलेटेड हम लोगों ने सवाल देखा। अच्छा, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ये हम लोग जाने। इसके यूनिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, है ना, नोट करके। पहला बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दूसरा, इसका यूनिट पे बात करते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा यार, जैसे फ्लक्स बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कुछ भी यूनिट नहीं होता है, तो क्या देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, डायमेंशन की अगर बात करें, ठीक है, तो डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है बोली तो, फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2, चार्ज का ए टी, ठीक है, और इनटू मीटर स्क्वायर ए, तो मीटर स्क्वायर का क्या होता है एल स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा बोले तो ml⁴ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, ml³ t का पावर यहाँ पे कितना है -2 और एक और जाएगा, कितना हो जाएगा -3a⁴ -1। क्लियर? तो ये हो जाएगा डायमेंशन। तो कितना हो जाएगा ml³ t⁻³ -3 a⁻⁻1, ये हो जाएगा डायमेंशन। आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट में लिख लीजिए, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं हम लोग फ्लक्स से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपको ऐसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कुछ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक, इस तरह से, और बोला एरिया बराबर 10 यूनिट पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। एरिया कितना है 10 यूनिट है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट, और ये एरिया किसके पैरेलल है YZ प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, YZ प्लेन देख लेते हैं, ये X Y और ये Z यानी कि कुछ इस तरह, यानी YZ प्लेन जो है वो ये है। तो YZ प्लेन के अगर पैरेलल कोई एरिया है, इसका मतलब एरिया वेक्टर इधर या तो आप x में ले लें या फिर -x में ले लें। तो हम लोग ऐसे लेते हैं कि एरिया वेक्टर जो है 10i कैप ले लेते हैं। अगर आप माइनस में लेंगे तो -i कैप यानी कि -10i कैप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई वो क्या होता है E.A, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग क्या लेते हैं E.dA का इंटीग्रेशन। अभी हम लोग क्या लेंगे E.A, तो E कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट 10i कैप। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से मैं बता रहा हूँ, वेक्टर का 3 लेक्चर पढ़ा हुआ है, 3 लेक्चर वेक्टर का इस पे इस चैनल पे है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो कितना होगा आई वाले को आई वाले से गुना करते हैं, जे के इसमें सब जीरो है तो 0 से 0 गुना होगा, सब जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लक्स। क्लियर? तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे सवाल करते हैं और फ्लक्स से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स से ही हम लोग गॉस लॉ कर पाएंगे। चलिए ऐसे मान लीजिए, ऐसा एक्स एक्सिस वाई और ये जेड, ऐसे एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ऐसा ठीक स्क्वायर है, इसका साइड ले लीजिए, स्क्वायर है, इसका साइड सपोज करिए डी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए कुछ ए, ठीक है, ये वाला ए है, और इस स्क्वायर का साइड, स्क्वायर साइड इसका डी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E बराबर E0 XI कैप। क्लियर? तो आपसे बोला फ्लक्स निकालिए, ठीक है। क्लोज सरफेस है, क्या इसका फ्लक्स 0 होगा? ध्यान से, क्या इसका फ्लक्स 0 होगा? तो आंसर है नहीं। वाई? क्यों 0 नहीं होगा सर? ऐसे में तो आपने पहले बताया था कि ऐसे सर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 x है तो इस तरह से हुआ, तो जितना घुसेगा उतना निकलेगा, 0 होना है। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पे E0 x है, ये कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये x के साथ वेरी कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
यहाँ पे इस जगह पे अगर बात करूँ, इस सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे, ई नॉट एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ई नॉट ए आई कैप, और यहाँ पे कुछ और है फिर से, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट नहीं है। तो सोचिए कि इस वाले सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये वाला सरफेस, तो इस पूरे सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो सब सेम डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। तो यहाँ के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं बात करूँ, इस वाले के लिए फ्लक्स की बात करूँ, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का, तो कितना होगा, ई नॉट एक्स का वैल्यू कितना है, ए, ठीक। और यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट, और यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ए है, और चूंकि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका साइड कितना है, डी, तो यानी ये वाला ए प्लस डी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ ए प्लस डी, तो ई नॉट और एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है। एरिया दोनों का कितना है, इस केस में भी एरिया डी स्क्वायर और इस केस में भी एरिया डी स्क्वायर। तो जो हम लोग फाई लिखेंगे, फाई क्या लिखेंगे, बोलिए ई, यहाँ पे ई कितना है, ई नॉट ए, और एरिया कितना है, डी स्क्वायर, और कॉस कितना 180 डिग्री, प्लस ई नॉट ए प्लस डी, और एरिया कितना, डी स्क्वायर, कॉस कितना 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलिए, कॉस 180 का वैल्यू -1, यानी माइनस ई नॉट ए डी स्क्वायर प्लस ई नॉट ए प्लस डी स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ई नॉट इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे डी ही है, डी स्क्वायर नहीं, ए प्लस डी। तो अगर मैं बात करूँ तो ई नॉट डी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ई नॉट डी स्क्वायर कॉमन करिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए, और इधर क्या बचेगा, प्लस ए प्लस डी। ई नॉट डी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ए प्लस डी। यहाँ देखिए ए से कैंसिल हो गया, डी इसमें आके गुना होगा, कितना होगा, ई नॉट डी, चलिए तो ई नॉट डी स्क्वायर इंटू डी, कितना, ई नॉट डी क्यूब। इसका आंसर, एक्चुअली प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि वीडियो बीच बीच में पॉज हो जाता है, तो फिर परेशानी होती है, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, वही अभी हुआ। चलिए कोई बात नहीं, एक और सवाल देखते हैं। सपोज करिए कि एक प्लस क्यू यहाँ पे रखे हैं, ठीक। यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक डिस्क जिसका रेडियस आर है, और आपसे बोला फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है। डिस्क से होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना करें, ठीक। चलिए कैसे करेंगे, पहली बात यार, यहां से इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, लेकिन यहां से यहां तक पूरे डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। यहां से यहां जैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है कि वेरी करेगा। तो इसको हम लोग कैसे करें, इसको तो हम लोग इंटीग्रेट ही करके करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे सवाल हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन वाले किए हैं, इसमें कैसे करेंगे, देखिए ये डिस्क है, इस डिस्क में हम लोग क्या करें कि यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक डीआर थिकनेस का एक रिंग ले ले, जिसका ये वाला थिकनेस कितना है, डीआर। तो ये वाला, ये डीआर जो रिंग बना, क्या ये रिंग बहुत पतला है, और इस पूरे रिंग का डिस्टेंस अगर मैं चाहूं तो ऐसे मान सकता हूं कि ये क्यू जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस सारे रिंग पे क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से यहाँ ये सारा डिस्टेंस सेम होगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो पहले इसका बात बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कैसे, पहले इसका एरिया लिख लेते हैं। ये रिंग को अगर मैं खोल दूं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई आर,
और थिकनेस कितना डी आर। तो एरिया अगर मैं बात करूँ इनका डी ए तो कितना होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इसका एरिया डी ए कितना हो गया 2 पाई आर डी आर। ठीक है। और एरिया वेक्टर आप ध्यान से देखें, ये डिस्क है, ऐसे ऐसे इस तरह से रिंग हो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये चार्ज क्यू है प्लस क्यू, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया ऐसे। तो ये एंगल सपोज करिए ई और ए के बीच में, डी ए के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा थीटा मान लीजिए, और ये भी एंगल कितना, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, और ये एक ही लाइन पे कट कर रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस ए था और ये कितना आर, तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इस पूरे पॉइंट पे तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई वो कितना आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू बाई आर कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो के क्यू ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अगर मैं इस स्मॉल एरिया के चलते फ्लक्स लिखूं तो कितना होगा ई डॉट डी ए, तो जो टोटल फ्लक्स लिखेंगे वो कितना लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यही तो ई का वैल्यू कितना है के क्यू आ गया, ठीक है, ई का वैल्यू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए कितना है 2 पाई आर डी आर। ठीक है, ई डॉट डी ए, तो ई ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिखेंगे कॉस थीटा। यहां से देखिए के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा देखिए कॉस थीटा ये इस वाले ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, ये इस तरह का ट्रायंगल, तो ये वाला ए है और ये वाला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच, यानी ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के क्यू 2 पाई आर डी आर ए बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए के क्यू कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो क्या लिखते हैं 2 पाई के क्यू, 2 पाई के क्यू, आर तो वेरिएबल है तो ये रहेगा, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर कीजिए, नीचे में तो ये तो रहेगा ही, कितना होगा इंटीग्रेशन आर डी आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो देखिए डी आर के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट आर का स्मॉल आर का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे जब चले जाइएगा स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आर, यानी आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से आर तक। ठीक है, अब यार ऐसा इंटीग्रेशन मैं आपको सिखाया हूँ, ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग क्या मानते हैं टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करिए डी ए स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी आर स्क्वायर बाई डी टी बराबर डी टी स्क्वायर बाई डी टी, इसको हम लोग करते हैं तो ये 0 हो जाता है, इसको लिखते हैं तो क्या आता है 2r dr बाई डी टी बराबर 2t, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो r dr बराबर क्या आता है उधर जाके t dt।
ठीक है, आर डी आर की जगह पे क्या हो गया, टी डी टी। तो हम लोग क्या करें, बोलिए। अब यहाँ से क्या लिख ले, फ्लक्स बराबर 2 पाई के क्यू ए, यहां से देखिए आर डी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, टी डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा टी क्यू, क्या बचेगा टी क्यू। इस टी से ये कट के क्या बचेगा, टी स्क्वायर। तो चाहे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई के क्यू ए टी का पावर -2 इंटू डी टी। अच्छा यार, अब लिमिट लगाना पड़ेगा, अब तो यहाँ पे टी का लिमिट लगाना पड़ेगा। हम तो आर का लिमिट जानते थे, आर का लिमिट पहले लगाए थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें किसका लिमिट चाहिए, टी का। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। देखिए ध्यान से यार, अगर अगर आर का वैल्यू 0 हो, स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो, अगर स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अगर स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाए, 0, तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 रखें तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाए, टी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी टी बराबर ए। तो टी बराबर कितना हो गया, ए। और चलिए, जब स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो लिमिट डाल दीजिए यहाँ से, कितना, ए से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 पाई, यहाँ पे भी डाल दीजिए, कितना, ए से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो -2 है लिमिट, ये -2 डी टी है। 2 पाई के क्यू ए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1, यानी कि t टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। कहां से कहां तक, 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई के क्यू ए, यहाँ पे देखिए -1, माइनस को बाहर कर ही लीजिए, -1, यहाँ पे -1 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, t का पावर -1, t का पावर -1 यानी कि 1/t, 1/t। लिमिट कहाँ से, 0 नहीं, ए है, ए से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इधर कर लेते हैं। आप थोड़ा सा इसको कैसे कीजिएगा, चलिए इधर ही थोड़ा सा और लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं, नहीं आएगा। आप स्क्रीन पॉज करके पहले इधर का इतना सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए, उधर से कितना हो जाएगा, देखिए तो फाई बराबर 2 पाई के क्यू ए -1 है। लिमिट रखिए, पहले टी के जगह पे ऊपर वाला, यानी 1/1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1/a। ठीक, तो फाई बराबर, और ये -1 इधर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई के क्यू ए, -1 अंदर जाएगा तो ये वाला 1/a -1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब ए को अंदर भेज दे, ए को अंदर भेज के गुना कर लेते हैं, 2 पाई के क्यू, ये अंदर जाएगा, ए से गुना होगा, a/1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। चाहे तो इसमें थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखिए 2 पाई के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1 माइनस a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, क्या बचेगा, ये आ जाएगा प्लस बराबर। आप ये भी रख सकते हो, ये भी सही है। आप क्या लिखोगे, फाई बराबर क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीधा। ठीक है,
दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये सारे फ्लक्स से रिलेटेड सवाल है। आप क्या करिए कि बुक में जो फ्लक्स से रिलेटेड सवाल है उसको आप कर लीजिए, जो डाउट हो वो मेरे से पूछ लीजिए, या फिर मैं भी ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, वो क्वेश्चंस आप करेंगे और जो डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे। मैं ग्रुप में डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस फ्लक्स से रिलेटेड, उसको आप करिएगा, ठीक है। और पीछे जो मैंने डाइपोल वगैरह पढ़ा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं कुछ डालूंगा, वो सब आप लोग करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।